नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम एक बहुत ही सेंसेशनल केस की, जिसने पूरे देश में जैसे सनसनी मचा रखी है, बवाल खड़ा किया हुआ है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ही जैसे कटघरे में खड़ी हो गई है और एक व्यापक चर्चा शुरू हो गई है हमारी जुडिशियल सिस्टम पर कि वो कितना सही है, कितना पारदर्शी है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अकाउंटेबल है, कितना इंटीग्रिटी है, ईमानदारी वाला है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें। तो किस्सा क्या? किस्सा है दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा साहब का। 14 मार्च को उनके घर में आग लगी, आउट हाउस में। देखा गया कि वहां पे नोटों की गड्डियां जल रही हैं, ऐसा आरोप लगा। फायर ब्रिगेड आई, उसने बुझाया। वीडियो पे कैप्चर किया गया ये सारा इंसिडेंट कि नोटों की गड्डियां जल रही हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी की घोषणा की। 3 जजेस इस मामले की इंक्वायरी करेंगे। उसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा को उनकी पेरेंट बेंच यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। और साथ ही यह आदेश भी जारी किया गया कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती या टिल फर्दर ऑर्डर्स उनको कोई काम नहीं सौंपा जाएगा, ना एडमिनिस्ट्रेटिव ना जुडिशियल। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी, सबको बचाने की दिशा में सही कदम सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया है। बहुत ही अहम कदम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट बरकरार रखने के लिए। अब मैं आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले कि जस्टिस यशवंत वर्मा साहब का क्या बैकग्राउंड है। वो 6th जनरेशन, 6ठी पीढ़ी है अपने परिवार में जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। या तो जज रहे हैं उनके घर में लोग, या बड़े वकील रहे हैं। वो सीजीआई बनने की कतार में है। 2033-34 में अगर सही सीनियरिटी चलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते थे। उनका आज तक कोई भी जजमेंट सेट असाइड नहीं हुआ, मतलब उनके किसी भी फैसले पे, न्यायिक फैसले पे कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं हुआ है। तो काफ़ी इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स के जस्टिस है और काफ़ी लोगों का मानना है कि बहुत ईमानदार हैं। अब ये ईमानदारी वाली बात एक सब्जेक्टिव बात है, मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया इंक्वायरी गठित करने का, ट्रांसफ़र करने का, तो उसकी तारीफ भी हुई कि देखिए कितने सही समय पे एक प्रोएक्टिव निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कई लोगों ने उसकी आलोचना भी की कि देखिए ये जो ट्रांसफ़र होता है या काम नहीं देने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वो तो एक तरह का प्यूनिटिव डिसीजन है, वो तो एक सज़ा आप दे रहे हैं। तो सज़ा कैसे दे सकते हैं जब तक कि इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आए? मतलब आप प्री जज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को। आप जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ ही फेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान और हमारी न्यायिक व्यवस्था ये कहती है यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो इस केस में तो ये मामला इस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच में जस्टिस वर्मा की तरफ से भी बयान आ गया। उन्होंने किसी भी गलती से या रॉन्ग डूइंग से पूरी तरह से इनकार किया। किसी षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा मेरे आउट हाउस में ये पैसे जो थे या जो मिले हैं तथाकथित रूप से, वो मेरे नहीं थे, न ही मुझे उसकी कोई जानकारी है। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर आउट हाउस में नोटों की गड्डियां जलती हुई होती और जब जस्टिस वर्मा और उनके परिवार वाले दिल्ली में नहीं थे, तो जब उनको इसकी जानकारी मिली तो वो सबसे पहले तो ये कहते ना किसी को कि वहां से नोट हटाओ, न कि कहते फायर ब्रिगेड बुलाओ जिससे सबको मालूम पड़ जाएगी वहां नोटों की गड्डियां और वहां आग लगी हुई है और जल रही है नोट। तो कई तरह के मुद्दे इसमें सामने आ रहे हैं और उसका अंतिम निष्कर्ष तो तभी निकलेगा जब 3 जज जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी उठ रही है कि जब सारा मटेरियल ही पब्लिश कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया गया है, तो ये कितना सही कदम है लीगली, कानूनी दृष्टि से? पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो सही है कि आपने अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हुए सब कुछ डाल दिया है वेबसाइट पे। तो हमें जो बात ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि आज के युग में, मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में, उसकी पैनी नज़र से, उसकी ग्लेयर से कोई नहीं बच सकता, जुडिशरी भी नहीं बच सकती, जो काफ़ी सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद एक बड़ी होली काऊ की तरह देखी गई कि भाई इसके बारे में बात नहीं कर सकते, बाकी सबके बारे में बात कर सकते। आज वो ज़माना नहीं है। आज जुडिशरी भी पब्लिक ग्लेयर में है, उस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, उसकी भी सही गलत की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तो इम्पॉर्टेंट है कि एक निष्पक्ष जांच हो और इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। लेकिन साथ ही एक और जो किस्सा इससे जुड़ा कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, खासकर हायर जुडिशरी में, वो प्रक्रिया कितनी सही है, कितनी गलत। अभी देखिए क्या प्रक्रिया है, एक कोलेजियम सिस्टम है जो लार्जली जजेस का ही है
और वही अपॉइंट करते हैं फेलो जजेस या सीनियर जुडिशरी में नए जजेस। वो एक डियार्की है कि प्रेसिडेंट और हायर जुडिशरी मिलके कोलिजियम बनता है। कोलिजियम जो सिफारिश देता है उसको प्रेसिडेंट ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करते तो कोलिजियम द्वारा अगर रीट्रेट कर दी जाती है, पुनः रेखांकित की जाती है अपनी सिफारिश, दोबारा भेजी जाती है, तो फिर वो सिफारिश बाइंडिंग होती है, उसको माना जाना चाहिए। बीच में 2015 में पार्लियामेंट ने लगभग सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के बारे में। उसमें सिर्फ एक ही डिसेंटिंग वॉइस थी, जाने माने वकील राम जेठमलानी की, जिन्होंने कहा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी पार्लियामेंट ने उसको लगभग यूनानिमसली पास किया। 20 स्टेट्स द्वारा वो प्रस्ताव रैटिफाई किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, उसको नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि अगर सरकार जजेस को अपॉइंट करेगी तो वो फिर एक किस्म की कमिटेड जुडिशरी हो जाएगी और रेसिप्रोकेटी ऑफ फेवर्स हो जाएगा कि भाई सरकार जज लगा रही है तो फिर जज सरकार के खिलाफ कैसे निर्णय ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जजों की नियुक्ति के संदर्भ में, उनके अपॉइंटमेंट्स के संदर्भ में एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है कि क्या ये कोलिजियम सिस्टम सही है या हमें NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अब दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के ही नुकसान हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इन दोनों के बीच का कोई सिस्टम होना चाहिए। न तो सरकार की पूरी चलनी चाहिए जजेस को अपॉइंट करने में, न कोलिजियम का फाइनल वर्ड होना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली जो वो कहें वो होके ही रहेगा, क्योंकि अगर उन्होंने दोबारा सिफारिश कर दी तो वो बाइंडिंग होगी। तो कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कि न तो जुडिशरी कमिटेड हो, सरकार के प्रति उसकी निष्ठा हो, क्योंकि साहब आप हमें अपॉइंट कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ कैसे फैसले लेंगे, न सिर्फ जजेस की मनमानी चल पाए। क्योंकि अभी जो कोलिजियम सिस्टम है उसके खिलाफ एक बड़ा तर्क ये दिया जाता है या उसकी एक बड़ी आलोचना ये है कि उसमें बहुत ही सीक्रेसी है, कोई रीजनिंग पब्लिक नहीं की जाती। एक और बात है कि जजेस अपने एसेट्स पब्लिक नहीं करते। लगभग 750 सीनियर जो जजेस हैं देश में, उसमें से लगभग 100 ने ही अपने एसेट्स पब्लिक किए हुए हैं, और जो वो एसेट्स पब्लिक किए गए हैं उसकी भी एक सीमा है, हर कोई नहीं देख सकता, उसका भी एक सिस्टम है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे न्यायिक व्यवस्था कहीं ना कहीं कटघरे में है, उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ ये भी नहीं निकलना चाहिए कि आप पूरी व्यवस्था में ही आमूल चूल परिवर्तन कर दें और इसको भी एक कमिटेड जुडिशरी बना दें कि सरकार जिसको चाहे जज बनाए और फिर वो सरकार के अनुसार चले। क्योंकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर संवैधानिक संस्थाओं में तो नियुक्ति का पूरा अधिकार सरकार के पास आ ही गया है। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे उसके लिए ज़रूरी है कि पूरा एकाधिकार सरकार का नहीं हो। इसीलिए अब क्या बीच का रास्ता निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जिस तरह से ये केस सुर्खियों में आया है उसकी जांच और पड़ताल के बाद क्या रास्ता निकलेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्विकली सम अप करें, जस्टिस यशवंत वर्मा के केस ने पूरी न्यायिक व्यवस्था को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया, उसको फोकस में लाया, और अब चर्चा सिर्फ उनके केस की नहीं रह गई है, अब चर्चा ज़्यादा व्यापक होकर ये हो गई है कि हम अपने जुडिशियल सिस्टम को कैसे बेहतर करें। क्योंकि हमारी जुडिशरी बहुत पावरफुल है, वो पॉलिसी पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे, सब पे फैसले सुनाती है। तो एक तरह से एक पैरेलल संस्था है। तो वो कैसे और ज़्यादा सुदृढ़ बने, स्ट्रांग बने, इंडिपेंडेंट बने, ट्रांसपेरेंट बने, अकाउंटेबल बने, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सुर्खियों में या सेंसेशनलिज्म में नहीं डूब जाएं। हमारा प्रयास ही रहना चाहिए कि कैसे लॉन्ग टर्म एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी भारत में रहे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।